नमस्कार दोस्तों। हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन जो कि हमारा सब्जेक्ट है, उसमें थर्ड यूनिट हमारी चल रही है। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन में पहली यूनिट और दूसरी यूनिट हमारी खत्म हो चुकी है और तीसरी यूनिट में हम लोग के भी हम लोगों ने कई सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन के बारे में जानते हैं, या फिर अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है और उसके थ्रू जो हमें कंक्लूजन मिला है कि एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन सब्जेक्ट का यूज क्या है, या किस लिए आप लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो मे बी आप लोग को कुछ आइडिया तो मिल ही गया होगा अगर आपने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के लेक्चर्स को देखा होगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन है, ये किसी प्रोग्रामिंग को कैसे मतलब कि करना है, या किसी प्रोग्रामिंग के बेसिक को नहीं बता रहा है, या हम एक तरीके से कहें कि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स से रिलेटेड बेसिक चीजों को नहीं बताया जा रहा है। इसमें एक्चुअल में बताया क्या जा रहा है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम प्रोग्रामिंग आती है तो आप किस तरीके से, अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, या फिर किस तरीके से आपको विजुअलाइजेशन करना होगा, उसका डिजाइन क्रिएट करना होगा, और किस तरीके से आप उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रामिंग में करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो अभी तक जो हम लोगों ने दोस्तों देखा है, इसमें हम लोगों ने जब पहली यूनिट देखी थी, तो पहली यूनिट में दोस्तों चूंकि हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन है, तो हम लोगों ने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं जिनकी हेल्प से हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं, या फिर अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो अगर कोई भी प्रॉब्लम बीच में आती है तो हम किस तरीके से उसको रिजॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है दोस्तों। फर्स्ट यूनिट में जो ये हमारा बेसिक था, ये बेसिक बताने का जो मेन मोटो था वो ये था कि हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझें, ताकि हम समझ सकें। जैसा कि फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने देखा कि इनकैप्सुलेशन था, इनहेरिटेंस था, पॉलीमॉर्फिज्म था, ऑब्जेक्ट था, क्लास था, ठीक है, डायनेमिक बाइंडिंग थी, मैसेजिंग थी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर हमको पहले पता नहीं होंगे, यानी कि अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो सबसे पहले हमें ये आना चाहिए कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होते हैं। जब तक हमें दोस्तों कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं होगा, तब तक हम नेक्स्ट हम उसका इम्प्लीमेंटेशन, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम वहां पे ये नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ पे इनकैप्सुलेशन का यूज करें, कहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज करें, कहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करें। ठीक है दोस्तों। तो हमें चूंकि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हेल्प से सिस्टम को डिजाइन करना था, इसलिए जो हमारा पहला यूनिट था दोस्तों, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन से रिलेटेड था। और इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन में या फिर हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था कि जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी स्पेशलिटीज क्या है, और किस तरीके से हम उसको एक कोड में या फिर प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करें। तो दोस्तों जब हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट पढ़ा था तो हमने वो बेसिक चीजें देखी, या फिर वो कॉन्सेप्ट देखे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर यूज होते हैं। देन हम लोग सेकेंड यूनिट में आए। सेकेंड यूनिट में ये था कि भाई अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को डिजाइन करना है तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की या फिर कैसे हम स्टार्ट करेंगे डेवलप करना, या फिर क्या हम तुरंत डेवलप कर प्रोग्रामिंग करना शुरू करते हैं, या फिर अगर हम प्रोग्रामिंग से पहले प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से डेवलप किया जाता है, तो कौन कौन से डायग्राम या कितने टाइप के डायग्राम हम यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपको सेकेंड यूनिट में दोस्तों बताई गई थी। अगर हम बात करें सेकेंड यूनिट की दोस्तों, तो हमारा उसमें पूरा फोकस जो था वो किसके ऊपर था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग यूएमएल को देख रहे थे, यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। और यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज को जब दोस्तों हम लोगों ने देखा था,
तो वहां पे हमें एक चीज समझ में आई थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने से पहले, किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए अगर हम प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उस इम्प्लीमेंटेशन से पहले कहीं ना कहीं हमको एक मेंटल लेआउट क्रिएट करना पड़ता है। और मेंटल लेआउट जब तक हम क्रिएट नहीं करते हैं तब तक हम उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम विदाउट अगर हम एक तरीके से कहें कि अगर हम बिना लेआउट क्रिएट किए अगर हम प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं या सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें बहुत सारी खामियां, प्रॉब्लम्स होंगी जो कि इम्प्लीमेंट होने के बाद उनको रिमूव करना काफी कॉस्टली भी होगा और डिफिकल्ट भी होगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग फाइनल इम्प्लीमेंटेशन से पहले जितना भी एनालाइजेशन कर सकते हैं वो हम करते हैं पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर। तो वो चीज कैसे पॉसिबल होती है? वो होती है यूएमएल के थ्रू, यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के थ्रू। और यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज की बात करें तो जैसा कि लिखा हुआ है ये लैंग्वेज, लेकिन ये कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो मतलब कि हम उसको लिख सकें। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि किसी भी चीज को एज अ डायग्राम रिप्रेजेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है ना? तो जो हम लोगों ने सेकेंड यूनिट में जो यूएमएल के बारे में देखा था, तो आपने वहां पे देखा होगा कि यूएमएल में दो टाइप की या दो कैटेगरी डिवाइड की गई है। एक आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम है और दूसरा आपका बिहेवियरल डायग्राम है। तो दोस्तों अगर हम स्ट्रक्चरल डायग्राम की बात करें या फिर जो हम लोगों ने स्ट्रक्चरल डायग्राम देखा था सेकेंड यूनिट में, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट डायग्राम था, क्लास डायग्राम था, आपका ये डिप्लॉयमेंट डायग्राम और कंपोनेंट डायग्राम था। और उसके बाद से हम लोगों ने डायनेमिक बिहेवियर में देखा था कि कई सारे डायग्राम जैसे कि सीक्वेंस डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, स्टेट मशीन डायग्राम, एक्सेट्रा, टाइम डायग्राम, etc। तो दोनों का अगर आपने देखा होगा कि जो मतलब कि चाहे स्ट्रक्चरल में ये सारे डायग्राम बताए गए हों, चाहे बिहेवियरल में ये सारे डायग्राम बताए गए हों, इनका जो मेन फोकस था वो क्या था कि पर्टिकुलर किसी भी एक सिस्टम को अलग अलग व्यू से देखना, ताकि हमें हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को एनालाइज कर सके या फिर अच्छा से अच्छा सोल्यूशन हम देख सके। दोस्तों मैं ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि अगर मैं ये कहता हूं कि केवल और केवल कोई एक ही डायग्राम हो जो कि पर्टिकुलर सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दे, या फिर कोई एक ही डायग्राम हो जो पर्टिकुलर सिस्टम के डायनेमिक बिहेवियर को डिफाइन कर दे, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हेल्प से अगर हम बनाना शुरू करते हैं, तो वहां पे होगा क्या दोस्तों कि जब तक हम ये अलग अलग टाइप के सारे डायग्राम हम नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, तब तक हम सही तरीके से सिस्टम को एनालाइज नहीं कर पाते हैं। दोस्तों मेन चीज क्या होती है, अगर आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम बन गया है तो मेन चीज होती है कि आपका बिहेवियरल डायग्राम बनाना। क्योंकि बिहेवियरल डायग्राम ये बताता है कि पर्टिकुलर सिस्टम जो जिसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, क्या वो अकॉर्डिंग टू यूजर नीड ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमें बिहेवियरल डायग्राम को बना के उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। और आपने देखा होगा सेकेंड यूनिट में कि बिहेवियरल डायग्राम के अंदर बहुत सारे डायग्राम है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि केवल आप एक दो डायग्राम बना दे तो आपके सिस्टम की सारी एनालाइजेशन हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सारे के सारे डायग्राम बनाने होंगे और उसके बाद से फिर आप जब उसको आप चेक करेंगे तो पर्टिकुलर हर डायग्राम आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि अलग व्यू से उसी पर्टिकुलर सिस्टम को देखने का। ठीक है ना? तो अगर आप अलग अलग व्यू से पर्टिकुलर सिस्टम को देखेंगे तो आपको कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी, जो प्रॉब्लम्स दिखेंगी या फिर कई सारी प्रॉब्लम्स के आपको सोल्यूशन भी दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन करते हैं तो कितनी सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। इसीलिए एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए एक से ज्यादा सालों लग जाते हैं। ठीक है? और कई फेज में हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। और केवल यही नहीं है कि हम जैसा कि केवल हमने डिजाइन कर दिया, डिजाइन करने के बाद हम लोगों ने, जो कि हमारी थर्ड यूनिट चल रही है, तो हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि थर्ड यूनिट में अगर पर्टिकुलर जैसे कि थर्ड यूनिट में जो हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर डिजाइन हो गया तो डिजाइन को भी ऑप्टिमाइज किया जाता है। मींस अगर एक बार आपका पूरा आर्किटेक्चर बन के तैयार हो गया है तो आप फिर से उसको एनालाइज करते हैं और देन एनालाइज करने के बाद उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को जितना अधिक से अधिक आप रिमूव कर सकते हैं उतना आप उसको रिमूव करते हैं।
ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, फिर आपको कोड एल्गोरिथम डिजाइन करना पड़ता है, ऐसा एल्गोरिथम डिजाइन करना पड़ता है कि जो पर्टिकुलर आपके टास्क को परफॉर्म कर सके, इफिशियंसी सिस्टम की बढ़ा सके। ठीक है ना। इसमें ये भी था कि एक परफेक्ट कोड एल्गोरिथम चुनना, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट वर्क है आपके सिस्टम डिजाइन में, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हो सकता है कि किसी एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक से ज्यादा एल्गोरिथम हो, तो कौन सा अल्टरनेट एल्गोरिथम हम वहां पे चूज करके इंप्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करना एक डिफिकल्ट टास्क है जो कि हमें परफॉर्म करना होता है। और जब तक हम ये सारी चीजें परफॉर्म नहीं करते तब तक हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, पिछली बार दोस्तों हम हमारे सॉरी हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था, तो उस लास्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से एसोसिएशन के बारे में। और हमने देखा था कि एसोसिएशन क्या है, एक तरीके का रिलेशनशिप है दोस्तों। तो अगर हम बात करें दोस्तों रिलेशनशिप की, तो देखिए हम पहले भी सेकेंड यूनिट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिलेशंस कई सारे टाइप के होते हैं। एसोसिएशन होता है आपका, एग्रीगेशन होता है आपका, डिपेंडेंसी होती है आपकी। ठीक है ना। तो पर्टिकुलर अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप के लिए अलग अलग एरोज बनाए जाते हैं जो पर्टिकुलर ये डिफाइन करते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट या दो क्लास के बीच में रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है ना। तो मतलब किस टाइप का रिलेशनशिप है। तो अगर हम, चूंकि अगर हमें बोल के समझाना होता तो हम समझा देते, लेकिन चूंकि हमें डायग्राम की हेल्प से उसको समझाना है, तो वहां पे पर्टिकुलर हर बॉक्स, हर एरो का एक मीनिंग होगा जो कि एक अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि ये सॉरी कि ये किसके बारे में बता रहा है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन में तीन टाइप के एसोसिएशन थे। एक आपका यूनिरी रिलेशनशिप था, एक आपका बाइनरी रिलेशनशिप था और एक आपका ट्रेनरी रिलेशनशिप था। ठीक है ना। तीन टाइप के रिलेशन थे और जब हमने देखा था तो उसमें एक आपको मिला था 1 to 1, यानी कि जिसमें लिखा था अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज एसोसिएटेड विद अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास बी। यानी कि जब क्लास एक क्लास दूसरे क्लास से एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन में होता है, सॉरी जैसा कि लिखा हुआ है कि अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए इज एसोसिएटेड विथ अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी। यानी कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरे क्लास के एक ऑब्जेक्ट के साथ अगर रिलेशनशिप में होता है तो उसे हम 1 to 1 कहते हैं, एसोसिएशन। ठीक है। अगर 1 to मेनी की बात करें तो जैसा कि लिखा हुआ है कि अ सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए इज एसोसिएटेड विथ मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास बी। यानी कि अगर पर्टिकुलर किसी एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप में है तो उसे 1 to मेनी कहेंगे। ठीक है ना। और मेनी टू मेनी का मतलब क्या था कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ए may be associated with many objects of class B and conversely an object of class B may be associated with many object of class A। मींस सिंपल कहने का मतलब क्या है कि क्लास A के ऑब्जेक्ट क्लास B के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में हो और क्लास B का ऑब्जेक्ट क्लास A के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में हो, तो दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड मेनी टू मेनी। ठीक है ना। तो पिछले बार हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो ये आपका एसोसिएशन है ये अलग अलग टाइप के हैं और अलग अलग टाइप में जो किस तरीके से उनका आपस में रिलेशनशिप, यानी ऑब्जेक्ट और क्लासेस का ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट का जो रिलेशनशिप है आपस में वो किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है या फिर किस तरीके से मतलब कि हम उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है। तो आज की जो बात है दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो हमारा इनकैप्सुलेशन है। हम लोगों ने इनकैप्सुलेशन को डिस्कस किया भी है स्टार्टिंग में, लेकिन चलिए आज हम उसको ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि इनकैप्सुलेशन है क्या और इसका यूज क्या है दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं इनकैप्सुलेशन की बात करूं तो इसके साथ कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि इनकैप्सुलेशन में भी लोग कहते हैं कि डाटा हाइड किया जाता है। ठीक है ना। और एब्स्ट्रैक्शन में भी लोग कहते हैं कि डाटा को, इंफॉर्मेशन को हाइड किया जाता है। तो जो वर्ड है डाटा हाइडिंग और जो वर्ड है आपका इंफॉर्मेशन हाइडिंग, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग की बात करें चाहे डाटा हाइडिंग की बात करें बच्चों, दोनों का कुछ एक अपना मिला जुला सा रूप है। तो अगर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग की, तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग में क्या होता है जो कि एब्स्ट्रैक्शन का पार्ट है। तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग में होता क्या है दोस्तों कि इसमें
पर्टिकुलर अगर कोई भी फंक्शनैलिटीज अगर हम जो कि यूजर से छुपाना चाहते हैं और वो केवल उन फंक्शनैलिटी को जो यूजर को शो करना चाहते हैं, तो इसके लिए एब्स्ट्रैक्शन में दो मेंबर्स डिफाइन किए गए हैं। एक आपका प्राइवेट मेंबर होता है और दूसरा आपका पब्लिक मेंबर होता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर दोस्तों अगर हम प्राइवेट मेंबर की बात करें तो प्राइवेट मेंबर आपके वो मेंबर होते हैं जिनके अंदर आप जो जिन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे उसको यूजर शो नहीं कर पाएगा या देख नहीं पाएगा, और पब्लिक मेंबर वो होंगे जिनके अंदर आप जिन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे उसको पर्टिकुलर पब्लिक देख सकता है। ठीक है ना, एक तरीके से कहें कि अगर हम एग्जांपल के थ्रू अगर आपको समझाने की कोशिश करें तो जैसा कि लिखा हुआ है क्या, या फिर जैसा कि आप अगर देखें और समझें कि जिस तरीके से जैसा कि लिखा हुआ है कि या फिर एक एग्जांपल देखें कि जिस तरीके से अगर आपको कार को ड्राइव करना है तो आपको कार चलानी आनी चाहिए, ना कि आपको इससे मतलब है कि कार का इंजन कैसे बना हुआ है, सीट किस मेटल से बनी हुई है, या फिर गियर कैसे बना हुआ है। इन सब से आपका कोई मतलब नहीं होता, आपको सीधे कार को ड्राइव करने और उनकी फंक्शनैलिटी से मतलब होता है। ठीक है ना कि उससे मतलब होता है कि ये फंक्शनैलिटी कैसे बनी है। तो ठीक उसी तरीके से अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी दोस्तों कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। मतलब कि क्या कि हमें जिस फंक्शनैलिटी को यूजर को, या फिर ये कहें कि जिन फंक्शनैलिटी का यूजर से कोई मतलब नहीं होता, उन फंक्शनैलिटी को हम हाइड कर देते हैं यूजर के लिए, और जिन फंक्शनैलिटी का यूजर से मतलब होता है केवल उन्हीं फंक्शनैलिटी को हम यूजर को शो करते हैं सॉफ्टवेयर के अपने सिस्टम में। तो ये चीज जो है वो हम एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू करते हैं। इसमें सिंपल क्या है दोस्तों कि प्राइवेट के अंदर मोस्टली हम जो हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उनके टाइप को डिफाइन करते हैं, वो सारी चीजें हम प्राइवेट में रखते हैं, और जो हम वेरिएबल के अंदर इनपुट डालते हैं और जो वैल्यू आउटपुट मिलती है वो सारी चीजों को हम पब्लिक में डालते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारा पार्ट हो गया आपका एब्स्ट्रैक्शन का। ठीक है ना, लेकिन चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो है इनकैप्सुलेशन, तो अगर दोस्तों हम इनकैप्सुलेशन की बात करें तो इनकैप्सुलेशन में दोस्तों होगा क्या कि अगर आप एक तरीके से देखें इनकैप्सुलेशन में तो ये भी डाटा हाइडिंग कर रहा है, ना कि ऑब्स्ट्रैक्ट, ना कि आपका इंफॉर्मेशन हाइड कर रहा है। तो डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें अगर हम किसी क्लास में पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को इनकैप्सुलेट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का यूज केवल और केवल वही क्लास करेगा। उसके अलावा अगर कोई दूसरा क्लास चाहे कि उस ऑब्जेक्ट का यूज करे तो उसके लिए वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हाइड होगा, जिसको हम कहते हैं डाटा हाइड। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन के बीच में। आइए देखते हैं इनकैप्सुलेशन को और डिटेल में कि इनकैप्सुलेशन एक्चुअल में है क्या दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि इनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल उप्स कॉन्सेप्ट, यानी कि इनकैप्सुलेशन 4 जो उप्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उनमें एक है। द अदर 3 आर इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। और इसके अलावा जो अदर 3 है वो कौन कौन से हैं? एक आपका इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है और एब्स्ट्रैक्शन है। तो जैसा दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन सॉरी इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये रीयूजेबिलिटी का एक अच्छा वे प्रोवाइड करता है, या फिर ये कहें कि ये पर्टिकुलर कोई जितने भी कोड हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं तो ये उनको दोबारा ना लिखना पड़े। ठीक है ना, और एक बार जो हम लिखे हैं उसी का बार बार यूज कर सके, ये फैसिलिटी हमारी पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस प्रोवाइड करता है। एब्स्ट्रैक्शन जैसा कि हम लोगों ने बात किया था इंफॉर्मेशन हाइडिंग को प्रोवाइड करता है कि कौन सी फैसिलिटी कस्टमर को दिखनी चाहिए और कौन सी फैसिलिटी कस्टमर को नहीं दिखनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इनकैप्सुलेशन की बात करें तो आइए इनकैप्सुलेशन को और डिटेल में देखते हैं कि इनकैप्सुलेशन एक्चुअल में कर क्या रहा है। तो पहले हम इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं क्या है। कि जैसे तो देखिए जैसा लिखा हुआ है कि इनकैप्सुलेशन इन जावा इज अ मैकेनिज्म ऑफ रैपिंग द डाटा यानी कि वेरिएबल एंड कोड एक्टिंग ऑन द डाटा यानी कि मेथड टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट। यानी कि इनकैप्सुलेशन क्या है कि हम एक माने अगर कहें कि इनकैप्सुलेशन एक ऐसी मैकेनिज्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो कि डाटा यानी कि वेरिएबल और उसके कोड यानी कि उसके वेरिएबल के ऊपर अप्लाइड होने वाले मेथड को एक साथ कंबाइन करके या बाइंड करके एक सिंगल यूनिट में करता है, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम देखें तो जैसा कि लिखा हुआ है कि इन इनकैप्सुलेशन द वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास विल बी हिडन फ्रॉम अदर क्लास। यानी कि जो जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने इनकैप्सुलेट किया है तो क्या है कि तो जैसा कि लिखा है कि द वेरिएबल ऑफ अ क्लास विल बी हिडन
फ्रॉम अदर क्लास, यानी कि जो वेरिएबल है या जो ऑब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर क्लास का जिसको हमने इनकैप्सुलेट किया है वो दूसरे क्लास के लिए हिडन होगा, यानी उसको वो शो नहीं होगा। एंड कैन बी एक्सेस्ड ओनली थ्रू द मेथड ऑफ देयर करंट क्लास, और उसको केवल एक्सेस किया जाता है उसके मेथड के थ्रू, उसके मेथड मतलब अगर ये कहें कि उसको केवल और केवल एक्सेस किया जा सकता है उसके करंट क्लास, यानी जिस क्लास के अंदर वो पर्टिकुलर वेरिएबल या ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो देयर इट इज आल्सो नोन एज डाटा हाइडिंग, इसीलिए हम लोग इनकैप्सुलेशन को दोस्तों डाटा हाइडिंग कहते हैं और एब्स्ट्रैक्शन को हम लोग इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहते हैं। तो होप सो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि डाटा हाइडिंग क्या है और इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या है, ठीक है ना। मे भी आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि डाटा हाइडिंग क्या है और क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग क्या है। तो चूंकि इंफॉर्मेशन हाइडिंग के बारे में हम लोग पीछे लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं और आज हमें डाटा हाइडिंग के बारे में देखना है। तो जैसा कि आप लोग को अभी तक समझ में आ गया होगा कि इनकैप्सुलेशन का मेन रूल क्या है कि पर्टिकुलर वेरिएबल और उसके मेथड को एक साथ एक सिंगल यूनिट में बाइंड करना, और उसका यूज केवल और केवल वही क्लास कर सकता है जिस क्लास के अंदर वो पर्टिकुलर वेरिएबल या ऑब्जेक्ट है। उसके अलावा कोई और क्लास अगर उसका यूज करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि और सारे क्लास के लिए वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो हाइड होता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि टू अचीव इनकैप्सुलेशन इन जावा, तो इसमें सबसे पहला क्या है, कैसे अचीव कर सकते हैं हम जावा में इनकैप्सुलेशन को। तो डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ अ क्लास एज प्राइवेट, यानी कि सबसे पहले हम सारे के सारे वेरिएबल्स को जो कि क्लास के जो पर्टिकुलर क्लास के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं हम सबको एज अ प्राइवेट शो करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं हम, जितने भी क्लास के वेरिएबल है उन सारे वेरिएबल को हमने क्या किया, प्राइवेट शो किया। यानी कि जो मैंने आपको बताया था ना पब्लिक मेंबर प्राइवेट मेंबर, तो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल, तो हमने क्या किया कि जो जितने भी वेरिएबल थे उनके टाइप्स थे वो पर्टिकुलर क्लास में उसको हमने प्राइवेट बना दिया। और दूसरी चीज जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि प्रोवाइड पब्लिक सेटर एंड गेटर मेथड टू मॉडिफाई एंड व्यू द वेरिएबल। एंड इसके अलावा हम लोग पब्लिक मेंबर के अंदर इनकैप्सुलेशन में दो मेथड का यूज करते हैं, एक आपका गेटर मेथड और एक आपका गेटर मेथड और एक आपका सेटर मेथड, ठीक है ना। तो गेटर और सेटर मेथड ये दो मेथड हैं जो कि इनकैप्सुलेशन में यूज होते हैं। और इनका यूज क्या है, सेटर की बात करें तो अगर हम जैसे कि अगर हम सेटर की बात कर रहे हैं दोस्तों और अगर हम गेटर की बात कर रहे हैं तो सेटर का काम क्या होता है, सेट द वैल्यू, थोड़ा सही नहीं लिख रहा है, सेट द वैल्यू। एंड गेटर की बात करें तो इसका मतलब क्या है, गिव द आउटपुट। पुट है, सॉरी। तो जैसा मैं कहना चाहता हूं या समझाना चाहता हूं आपको, तो मेरे कहने और समझाने का मतलब इतना है दोस्तों कि जो हमारा गेटर मेथड है, जो हमारा सेटर मेथड है, वो सेटर मेथड का यूज हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो हम वहां पे सेटर मेथड का यूज करेंगे। और गेटर मेथड का दोस्तों यूज हम वहां करेंगे जहां पे मॉडिफाई होने के बाद वैल्यू एज अ आउटपुट हमें चाहिए, तो वहां पे हम गेटर मेथड का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इनकैप्सुलेशन को अचीव करने के दो तरीके हैं, दो पॉइंट्स हैं, और इन पॉइंट्स को आपको अपने दिमाग में रखना है। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है कि आप सबसे पहले जितने भी क्लास के अंदर वेरिएबल है उनके टाइप है उनको आप एज अ प्राइवेट शो कीजिए, प्राइवेट मेंबर शो कीजिए। और दूसरा जो है कि उसके बाद से जितने भी पब्लिक मेंबर के अंदर सेटर और गेटर मेथड का यूज कीजिए। सेटर मेथड यानी कि पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए, और गेटर मेथड यानी कि पर्टिकुलर जो भी वेरिएबल या मेथड अप्लाई हुआ है उसको शो करने के लिए। तो इसलिए मैं ये बस इतना कहना चाहूंगा कि ये चीज जब तक आपको समझ में नहीं आएगी सेटर और गेटर मेथड, तो आपको आप उप्स के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू कोडिंग करने में आपको दिक्कत होगी, यानी उसमें आप इनकैप्सुलेशन को इंप्लीमेंट करने में एक प्रॉब्लम ऑकर होगी। और है कुछ नहीं दोस्तों, बस आपको ये दो चीजें याद रखनी है, प्राइवेट क्लास के सारे वेरिएबल को प्राइवेट करना, गेटर और सेटर मेथड का यूज करना। गेटर मेथड वैल्यू को आउटपुट देने के लिए और सेटर मेथड वेरिएबल को मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो
जैसा कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इनकैप्सुलेशन एक्चुअल में है क्या और ये गेटर सेटर मेथड एक्चुअल में है क्या दोस्तों, ठीक है ना। तो अगर दोस्तों अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इन चीजों को समझने की कोशिश करें तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से हम इन चीजों को देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम इनकैप्सुलेशन को प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों आपको ये चीजें दिख रही होंगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए जैसा कि फाइल नेम इनका ये, ठीक है, जाते ये तो एक हमने कमेंट लिखा हुआ है, एक सेकंड पहले हम इसको डिलीट करें ये चीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एक हमने पब्लिक क्लास लिया और उस पब्लिक क्लास का नाम क्या है, इनकैप्स टेस्ट, ठीक है ना। अब देखिए हमने ये तीन चीजें इंटर की, तीन एक तरीके से इसको ऑब्जेक्ट कह लीजिए या वेरिएबल कह लीजिए। एक आपका पहला क्या है और जिसको हमने क्या रखा है, प्राइवेट रखा है, ठीक है ना। मैंने जैसा कि देखिए ऊपर जो दो रूल लिखे हैं, पहला रूल आपका यही था कि डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ अ क्लास एज अ प्राइवेट। तो हमने देखिए क्लास के जितने भी वेरिएबल है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग आईडी नंबर, प्राइवेट इंट एज, ठीक है। तो अगर आप दोस्तों इस पर्टिकुलर अगर इस चीज को देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से, देखिए हमने प्राइवेट जितने भी वेरिएबल है उनको किस मेंबर के अंदर डाला है, हमने प्राइवेट मेंबर के अंदर डाला है। जितने भी वेरिएबल हैं हमने इसको कहाँ डाला है दोस्तों, एक प्राइवेट मेंबर के अंदर हमने सारे के सारे वेरिएबल्स को डाल दिया है। किसमें डाल दिया है दोस्तों, प्राइवेट मेंबर के अंदर, ठीक है ना। अब जब हमने प्राइवेट मेंबर के अंदर सारे के सारे वेरिएबल्स को डाल दिया है, ठीक है ना, तो अब देखिए कौन कौन से वेरिएबल हमने बनाए हैं। पहला वेरिएबल हमने नेम बनाया है और उसका टाइप हमने क्या डाला है, स्ट्रिंग का, ठीक है दोस्तों, क्या डाला है हमने, स्ट्रिंग। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि जैसा कि हमने नेम लिया तो नेम को हमने स्ट्रिंग टाइप रखा है, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग का इसका टाइप स्ट्रिंग इसलिए होगा क्योंकि हमें पता है कि इसमें एक से ज्यादा कैरेक्टर को हमको यूज करना है। फिर हमें आईडी नंबर भी हमने स्ट्रिंग लिया है टाइप, क्योंकि हमें पता है कि इसमें भी हमें एक से ज्यादा पर्टिकुलर कैरेक्टर का यूज करना है। लेकिन दोस्तों आप अगर यहाँ देखें तो हमने एज को क्या दिया है, इंटीजर दिया है। और एज को इंटीजर इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे जो एज है वो केवल और केवल इंटीजर में ही मतलब कि लिखा जा सकता है। तो पर्टिकुलर ये जो स्ट्रिंग जो ये हमने टाइप डिफाइन किया है, तो ये टाइप ये बता रहा है कि पर्टिकुलर जो ये हमने ऑब्जेक्ट या वेरिएबल का नेम दिया है, ये अब इनकी कैपेबिलिटी क्या है कि जैसे एज है केवल इंटीजर को होल्ड कर सकता है, आईडी नंबर है वो केवल स्ट्रिंग को होल्ड कर सकता है। और अगर हम बात करें दोस्तों अगर हम दोस्तों बात करें इसकी नेम की, तो ये भी नेम की बात करें तो ये भी केवल और केवल स्ट्रिंग टाइप को ही होल्ड कर सकता है। तो ये जो टाइप है ये बता रहा है कि पर्टिकुलर वेरिएबल की क्या कैपेबिलिटी है और किस टाइप के डाटा को ये होल्ड कर सकता है दोस्तों। तो मेन चीज जो दोस्तों हमें समझाने का था, मेन जो चीज दोस्तों हमको समझाना है वो मेन चीज ये है कि, तो अब हम आगे देखते हैं अपने कोड की तरफ। तो अब देखिए जैसा कि ऊपर हम लोगों ने वेरिएबल डिफाइन किया जिसको हम लोगों ने प्राइवेट में रखा, और अब उसके बाद से अब देखिए आप यहाँ पे जैसे आपको ये पब्लिक दिख रहा है, एक सेकेंड, हाँ, जैसे आपको यहाँ पे आपको पब्लिक दिख रहा है, आपको यहाँ पे 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 पब्लिक दिख रहा है और यहाँ पे पब्लिक दिख रहा है। यानी ये वो फंक्शनलिटी है जिनको हमें यूजर को शो करना है। यानी अभी तक जो हमने ये सारी चीजें देखी ये क्या है, प्राइवेट है, जो कि यूजर को शो नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन अभी जो हम यहाँ कर रहे हैं, ये जो पब्लिक जितना भी हम लोगों ने ये पब्लिक देखा, यानी ये जो जितना भी पब्लिक हमने बनाया है, ये जितने भी पब्लिक हैं सारी चीजें ये वो फंक्शनलिटी हैं जो यूजर को देख सकते हैं, यूजर देख सकता है। और उसके बाद से देखिए इस पब्लिक के अंदर हम लोगों ने, जैसा कि हमारे सेकेंड पॉइंट में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा, प्रोवाइड पब्लिक सेटर एंड गेटर मेथड टू मॉडिफाई एंड व्यू द वेरिएबल वैल्यू, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने पहला जो पॉइंट था वो उसको यहाँ देखा। दूसरा पॉइंट जो है कि पब्लिक में हमें गेटर और सेटर मेथड को डिफाइन करना है। तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पे
तो आपका ये देखिए, आपका गेट मेथड यहाँ पे है, गेट मेथड आपका यहाँ पे है, गेट मेथड आपका यहाँ पे है, और ये देखिए आपका यहाँ पे सेट मेथड है। यहाँ पे एक सेकेंड रुकिए, इसको मैं दूसरे उससे कर दूं, एक सेकेंड। हाँ हाँ, देखिए ये देखिए आपका सेट मेथड यहाँ है, सेट मेथड यहाँ है, और सेट मेथड यहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि आप देखिए, अब हम देखते हैं कि हमने पब्लिक पहले गेट मेथड है, यानी हमें एक्सेस क्या होगा, हमें गेट एज डाला गया, यानी एज को हम अगर गेट एज में क्या है कि वो एज को शो करेगा, रिटर्न करेगा। गेट नेम डाला गया है, इसमें क्या है कि वो नेम को शो करेगा, और उसका टाइप स्ट्रिंग डाला हुआ है कि वो स्ट्रिंग टाइप का जो गेट नेम है जो हम डालेंगे वो उसको शो करेगा। यहाँ पे क्या है कि तीसरा देखें तो देखिए ये स्ट्रिंग टाइप का आईडी नंबर है जो कि ये शो करेगा गेट मेथड के थ्रू। देखिए वो ये शो करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है ना, तो ये क्या है कि गेट मेथड एक्सेस करने के लिए, यानी कि एज जब हमने डाल दिया तो एज को एक्सेस कर देगा, एज को शो करेगा। अगर हमने नेम डाल दिया तो नेम को शो करेगा, हमने आईडी नंबर डाल दिया तो वो आईडी नंबर को शो करेगा। ठीक है ना, लेकिन ये तो वैल्यू को गेट करने के लिए है, लेकिन वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए हमने क्या यूज किया है, देखिए यहाँ पे सेट मेथड का यूज किया है। ठीक है ना, तो जैसा लिखा है सेट एज इंट न्यू एज, यानी इंटीजर टाइप रहेगा और नया एज, तो एज के अंदर न्यू एज डाल देंगे, जो भी हम एज डालेंगे ठीक है ना, कोई भी नया एज डाल देंगे। उसके बाद से अगर हम यहाँ देखें दूसरा, तो पब्लिक वाइड सेट नेम, तो स्ट्रिंग न्यू नेम, तो नेम के अंदर हम लोग न्यू नेम डाल देंगे। ठीक है ना, उसके बाद से फिर क्या है सेट आईडी नंबर, स्ट्रिंग के अंदर न्यू आईडी डालेंगे, और आईडी नंबर के अंदर हम लोग जो नई आईडी होगी वो डाल देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब होगा क्या, एक सेकेंड, हाँ, अब होगा क्या दोस्तों कि जब हम आईडी नंबर को, ये आईडी नंबर को हम डालेंगे, तो ये आईडी नंबर पर्टिकुलर सॉरी इस ये एज को अगर हम डालेंगे तो ये एज इस फंक्शन के थ्रू शो होगा। ठीक है ना, अगर हम नया नेम अगर गेट मेथड के सेट मेथड के थ्रू डालते हैं तो उस नए नेम को ये पर्टिकुलर गेट मेथड के थ्रू हम शो करेंगे। ठीक है ना, और अगर हम एक नया आईडी नंबर डालते हैं तो उस नए आईडी नंबर को हम पर्टिकुलर इस गेट मेथड के थ्रू शो करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज अगर आपने देखी है तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, या फिर अगर हम ये कहें कि आपने इनकैप्सुलेशन के अंदर ये जो दो चीजें हैं, यानी कि गेट मेथड और सेट मेथड, ठीक है ना, तो ये गेट मेथड और सेट मेथड का यूज करके दोस्तों हम आसानी से इनकैप्सुलेशन के अंदर या फिर पर्टिकुलर जिस भी डाटा को हमने इनकैप्सुलेट किया है उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो दो पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि, या जो ऊपर अभी लिखे हुए थे कि पहला पॉइंट क्या था आपका कि आपको पर्टिकुलर ये डिसाइड करना है। ठीक है, या फिर अगर एक तरीके से कहें कि आपको ये दिखाना है कि पहली चीज की प्राइवेट में जितने भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं और उनके टाइप जो बना रहे हैं, जो भी उनको टाइप दे रहे हैं, वो सारी चीजें आपकी प्राइवेट के अंदर जाएंगी, और पब्लिक के अंदर वो गेट और सेट मेथड जाएंगे, जिसके थ्रू यूजर जो है वो वेरिएबल की वैल्यू को मॉडिफाई कर रहा है और जो आउटपुट मिल रहा है उसको देख पा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पब्लिक सेट मेथड, सेट एंड गेट मेथड्स आर द एक्सेस पॉइंट्स ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल्स ऑफ द इंस्कैप टेस्ट क्लास। ठीक है ना, नॉर्मली दीज मेथड्स आर रिफर्ड एज गेटर्स एंड सेटर्स। ठीक है, therefore any class that want to access the variable should access them through these getter and setter method। ठीक है, the variable of the instance class can be accessed using the following program। ठीक है ना, तो देखिए किस तरीके से फॉलोइंग प्रोग्राम के थ्रू उसको एक्सेस किया गया है। ठीक है, तो ये तो हमने पब्लिक क्लास रन स्केप करके बनाया है एक नया, ठीक है ना, या एक नया क्लास बनाया। अब वो उनको अगर इनको वैल्यू को एक्सेस करना होगा तो किसके थ्रू एक्सेस करेंगे, आपका ये सेट और गेट मेथड के थ्रू। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पब्लिक क्लास वाइड मेन स्ट्रिंग एज, यहाँ पे लिखा है इंस्केप टेस्ट, न्यू इंस्केप टेस्ट। ठीक है ना, यानी जो हमारा क्लास था उससे हमने नया इंस्केप टेस्ट एक नया क्लास कह लीजिए एक तरीके से बनाया, या फिर कहें कि हमने एक नया क्लास एक नया हाँ क्लास ही बनाया हम लोगों ने।
और उसके बाद से फिर हम देख रहे हैं कि हमने इंस्केप डॉट सेट नेम। तो अब इसके अंदर दोस्तों ये जो न्यू बनाया है, इसके अंदर हमने क्या किया कि जो हमने इंस्केप टेस्ट मतलब कि जो बनाया है, तो उसमें क्या है, सेट नेम। हमने क्या सेट नेम डाला है, देखो यहाँ पे, देखो एक सेकेंड, यहाँ देखिए हमने इंस्केप डॉट सेट नेम। तो सेट नेम और डॉट इंस्केप डॉट, यानी कि जो हम लोगों ने यहाँ पे जो चीजें पहले डिफाइन कर दी हैं, ये किसमें की है, हमने इंस्केप टेस्ट में की है कि नहीं की है। तो यहाँ पे देखिए यही चीज को हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं। तो इंस्केप यानी कि डॉट सेट नेम, यानी सीधे वो इसमें जो हमने सेट नेम को गेट और सेट मेथड के थ्रू बनाया है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गेट मेथड सेट मेथड के थ्रू, सॉरी, हम यहाँ पे सेट मेथड के थ्रू पर्टिकुलर वहां पे नेम के सेट नेम मतलब नेम को सेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखें तो हम एज को सेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम देखें तो आईडी नंबर को सेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हमने सिस्टम आउट डॉट प्रिंट में हमने नेम को प्रिंट करना है, एज को प्रिंट करना है। देखिए हमने गेट मेथड है, नेम इंस्केप डॉट गेट नेम प्लस एज इंस्केप डॉट गेट एज, ठीक है ना। तो हमने नेम और एज दोनों को प्रिंट कराया है, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा आउटपुट क्या मिला है कि जेम्स एज 20, यानी नेम आपका सो गया, जो हमने नेम रखा था आउटपुट में, और हमने एज रखा था। तो देखिए नेम आपका जेम्स आ गया और एज आपका 20 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों इनकैप्सुलेशन हमारा वर्क करता है, और इस तरीके से हम चीजों को वहां पे इंप्लीमेंट करते हैं दोस्तों। अगर बेनिफिट ऑफ इनकैप्सुलेशन की बात करें, तो बेनिफिट्स ऑफ इनकैप्सुलेशन में अगर हम देखें तो लिखा है कि द फील्ड्स ऑफ अ क्लास कैन बी मेड रीड ओनली और राइट ओनली। और दूसरा अगर हम बेनिफिट देखें इनकैप्सुलेशन का, तो अ क्लास कैन हैव टोटल कंट्रोल ओवर व्हाट इज स्टोर्ड इन इट्स फील्ड, यानी कि पर्टिकुलर क्लास का टोटल क्या कहते हैं कि एक तरीके से कहें कि टोटल कंट्रोल होता है अपने पर्टिकुलर उस डाटा के ऊपर, या फिर उस पर्टिकुलर क्लास के ऊपर, जिसके या फिर हम ये कहें कि टोटल कंट्रोल होता है पर्टिकुलर उस डाटा फील्ड के, मतलब अगर हम एक बात कहें टोटली में कि एक तरीके से उसका टोटल कंट्रोल है अपने क्लास के जितने भी पर्टिकुलर क्लास का एक कंट्रोल है अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है ना, कि वो अपने हिसाब से उसमें चीजों को स्टोर कर सकता है और हटा सकता है। तो ये दोस्तों आपका इनकैप्सुलेशन है। तो दोस्तों ये जो अभी ये मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं दोस्तों, इसका मेन मोटो जो है वो यही है कि आप एक अच्छा से अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप करें। कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, और इन कॉन्सेप्ट्स को आपको बताने समझाने का मतलब बस इतना है, ताकि आप ये समझ सकें कि किस तरीके से आपको कोड को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से आपको प्रोग्रामिंग को परफॉर्म करना है, और किस तरीके से आप सिस्टम को अगर डिजाइन कर रहे हैं तो आप चीजों को या फिर फंक्शनैलिटीज को यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप चीजों को और फंक्शनैलिटी को उस तरीके से यूज नहीं करते हैं, तो कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके सिस्टम को डेवलप करने में आएंगी, और उनका रिजॉल्व करना फिर काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, बार बार मैं ये चीज कह रहा हूं आपसे कि आप सबसे पहले ये कोशिश करो कि आप जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, उन सारे के सारे चीजों को अच्छे से समझिए, सारे कॉन्सेप्ट को देखिए, उनकी स्पेशलिटीज को देखिए, फिर आप ये समझिए कि किस तरीके से एक कोड के अंदर उनको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना। जब आप ये सारी चीजें अच्छे से समझ जाएंगे, तब जाके आप कहीं किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को डिजाइन कर रहा हो, तो उससे रिगार्डिंग, या फिर अगर कोई यूजर आता है और कहता है कि आपको एक, या कस्टमर कोई आता है और आपसे कहता है कि आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप विजुअलाइज जब तभी कर पाएंगे कि सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, जब आपको उस प्रोग्रामिंग या फिर उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पैराडाइम्स में जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आते हो दोस्तों। अगर वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को डिजाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए, वो मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन के ऊपर, कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कौन सा कॉन्सेप्ट का क्या स्पेशलिटीज है, तो आप जब सिस्टम को डिजाइन करना शुरू करेंगे, तो समय समय पे जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उनका कोई ना कोई जो भी
एक हम कहें कि एक जो सोल्यूशन है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है और किस प्रॉब्लम के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो एक चीज और है कि देखिए मैं ये एक चीज आपको बार बार कहता हूँ, मे भी आप लोग को समझ में आता हो कि ये जो तीन चीजें हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट की सॉरी थर्ड यूनिट के स्टार्टिंग में ही देखा था। एक आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, दूसरा है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन और तीसरा है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये जो तीन चीजें हमने देखी थी, ये एक इनका अपना एक जो थर्ड यूनिट में हमने देखा था, ये एक मेन रोल प्ले करते हैं आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन में। यानी अगर मैं दूसरे वर्ड में कहूं तो अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू किसी सिस्टम को डिजाइन करना है तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस को देखना होगा। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस है क्या, कि जब यूजर हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहता है तो हम यूजर की फंक्शनलिटी को पहले एनालाइज अपने दिमाग में देखते हैं और देखने के बाद एक मेंटल लेआउट बनाने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके से यह हमारा स्टार्ट होगा, यहाँ से फिर कैसे कैसे प्रोसेस वन टू अनदर पास होता हुआ गोल को परफॉर्म करेगा। ठीक है ना, ये एक हमारा मेंटल लेआउट होता है। ठीक है, कि किस तरीके से एक मेंटल एक हम अपने दिमाग से सोच के या विजुअलाइज करके कैसे चीजों को परफॉर्म करेंगे। अब जो हमने ये मेंटल लेआउट अपने माइंड के अंदर क्रिएट किया है, अब उसको जब हमें हम उसको जब एक डायग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट करना होगा तो वो पार्ट हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के अंदर, जिसके अंदर हम यूएमएल का यूज करेंगे, यानी कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का, जिसमें कई सारे डायग्राम्स हैं जो कि आपके स्ट्रक्चरल और बिहेवियरल दोनों टाइप के चीजों को शो करेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक बार जब आपका डिजाइन हो गया तो फिर हम डिजाइन को ऑप्टिमाइज करते हैं, जैसा कि हमने थर्ड यूनिट में देखा था कि फिर से हम ये पूरे आर्किटेक्चर को देखते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कि क्या हम इसको और ज्यादा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम कम कर सकते हैं दोस्तों तो हम उसको कम करते हैं, ताकि हमारा मॉडल जो या हमारा जो डिजाइन है वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो सके कि हम किसी को हम खुद भी देखें तो हमें आसानी से समझ में आ जाए, और दूसरा अगर जो कि हमारा कस्टमर है वो एक नॉन प्रोग्रामेबल पर्सन है, तो अगर उसको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो हम डायग्राम को अगर उसको शो करें तो वो भी उसको भी समझ में आ सके कि उसका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरीके से वर्क करेगा, कैसे मतलब कि फंक्शनैलिटीज एक के बाद दूसरी पास होगी। ठीक है ना, और एक बार जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन दोस्तों क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद से फिर हम उसी डिजाइन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि उप्स के कॉन्सेप्ट का यूज करके इंप्लीमेंट करते हैं दोस्तों। एक बात दोस्तों मैं बार बार आपको बताना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि जो हम डिजाइन करते हैं हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा इम्प्लीमेंटेशन भी वैसा ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों एकदम एग्जैक्ट जैसा हमने डिजाइन किया है वैसा ही प्रोग्राम या फिर कहें कि वैसा ही सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं हो पाता, या फिर कहें कि थोड़ा मोड़ा तो उसमें डिफरेंस रहता है, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि अकॉर्डिंग टू डिजाइन हमारा सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा उसी तरीके से इंप्लीमेंट हो। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप सबको अपने दिमाग में रखनी होगी। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं दोस्तों कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है कि एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने प्रॉब्लम के ऊपर सीधे फोकस करें। ठीक है ना, इधर उधर और पर्टिकुलर अगर हम किसी प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं तो उससे किसी और पूरे प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत नहीं होती। फॉर फ्यूचर अगर हमें कोई भी अगर हम ये कहें कि फॉर फ्यूचर अगर हमें कोई भी नई फंक्शनलिटी अगर अपने सिस्टम में ऐड करनी हो तो हम उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर हमने सिस्टम को डिजाइन किया है तो हम बड़ी आसानी से नई फंक्शनलिटी को फ्यूचर में इंप्लीमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और जब हम कोई भी नई फंक्शनलिटी आगे चल के फ्यूचर में अगर हम ऐड भी कर रहे हैं तो उससे हमारे पर्टिकुलर सिस्टम के बिहेवियर पे या फिर उसके कोड में कोई खास चेंज नहीं करना होता। तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन हमें प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से हम अच्छा से अच्छा सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप
कर सकते हैं दोस्तों। तो जो मेन फोकस है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन का यही कि अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, तो आप किस तरीके से एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, वो सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर मिलेगी दोस्तों। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा जैसा कि टॉपिक था इनकैप्सुलेशन का, होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। कल हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।